स्टार्ट कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ पूरक पुस्तिका कृतिका से पाठ 2 मेरे संग की औरत। इस कहानी की लेखिका है मृदुला गर्ग। तो यह कहानी एक संस्मरण है और वह अपने घर की और उस समय के माहौल का चित्रण इस कहानी में किए हैं। तो आइए देखते हैं इस कहानी में इन्होंने अपने परिवार के सभी सदस्यों के बारे में क्या क्या जानकारी दी है और उस समय की संस्कृति के बारे में क्या बताती है। सबसे पहले हम चलते हैं शीर्षक से। शीर्षक का नाम है मेरे संग की औरत। यानी शीर्षक से यह स्पष्ट हो जाता है कि उस समय उनके साथ जो औरतें रहती थी उनके बारे में यहाँ लिखा गया है। तो आइए जानते हैं। इन्होंने कहानी शुरू की है अपनी नानी से। तो कहती हैं कि मेरी एक नानी थी पर मैंने उन्हें कभी देखा नहीं। लेखिका की जो नानी थी उन्हें इसने कभी देखी नहीं थी, लेकिन उनके बारे में जानती थी और उनके बारे में जान सुन करके ही इन्होंने उनकी कुछ जानकारी ली थी कि उनका स्वभाव कैसा था, उनका विचार कैसा था। ये सब ये बताती हैं कि मैंने उन्हें कभी देखी नहीं थी, उनकी कहानी ही सिर्फ सुनी थी और उस कहानी को सुन करके ही इन्होंने भी कहानी लिखी। तो कहती है नानी जो इनकी थी पर्दा नशी थी, दूसरे मर्द से बात तक नहीं करती थी, लेकिन मरने के समय में उन्होंने अपनी बेटी के शादी के लिए अपने पति के दोस्त से बात करने की इच्छा जाहिर की और इच्छा जाहिर की। तो कैसी इच्छा जाहिर की सो सुनिए। कहती हैं कि जब कम उम्र में नानी ने खुद को मौत के करीब पाया तो 15 वर्षीय इकलौती बेटी मेरी माँ की शादी की फिक्र ने इतना डराया कि वे एकदम मुंहजोड़ हो उठी। यानी बेटी की शादी की चिंता इतना सताई कि उन्हें एक आत्मबल मिला बोलने का। बहुत आवाज आ रही है, सबको म्यूट कर दीजिए। पंद्रह वर्षीय इकलौती बेटी मेरी माँ की शादी की फिक्र ने इतना डराया कि वे एकदम मुंहजोड़ हो उठी। नाना से उन्होंने कहा कि वे पर्दे का लिहाज छोड़कर उनके दोस्त स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा से मिलना चाहती थी। उन्होंने क्या इच्छा जाहिर की कि हम उनके दोस्त यानी पति के दोस्त जो है प्यारेलाल शर्मा, उनसे मिलना चाहते हैं। ऐसा सुनकर के सभी हैरान रह गए कि जो औरतें कभी किसी से बात नहीं की काल में यानी मरने छोड़ करके कह रही है कि हम उनसे बात करेंगे। सब आश्चर्यचकित है कि आखिर वह अजनबी से क्या कहना चाहती है, पर नाना ने वक्त की कमी और मौके की नजाकत की लाज रखी। कहते हैं उस समय लेखिका के नाना जी जो थे उन्होंने देखा कि समय बहुत कम है, सोचने का समय ज्यादा नहीं है, इसलिए उन्होंने क्या किया कि फौरन अपने दोस्त को बुला लिया और नानी के समक्ष उनको खड़ा कर दिया ला करके। अब नानी ने जो कहा सो सुनिए। बहुत हैरत करने वाली बात है कि वचन दीजिए कि मेरी लड़की के लिए वर आप तय करेंगे। यानी पति के जो दोस्त हैं उनसे कहती हैं कि आप हमें वचन दीजिए कि हमारी बेटी की बरतुहारी यानी वर खोजने का काम आप करेंगे। मेरे पति तो साहब हैं और मैं नहीं चाहती मेरी बेटी की शादी साहबों के फरमाबरदार से हो। आप अपनी तरह आजादी का सिपाही ढूंढकर उसकी शादी करवा दीजिएगा।
इन पंक्तियों से पता चलता है कि लेखिका चाहती हैं कि जो स्वतंत्रता प्रेमी हो उससे हमारी बेटी की शादी हो। यानी कि लेखिका की नानी के मन में देश की आजादी के प्रति श्रद्धा है, भक्ति है, चाह है, यानी देशभक्ति उनके मन में समाया हुआ है। कौन कह सकता था कि अपनी आजादी से पूरी तरह बेखबर उस औरत के मन में देश की आजादी के लिए ऐसा जुनून होगा। सभी आश्चर्यचकित हैं कि कैसे इस औरत के मन में अंदर ही अंदर आजादी की भावना पनप रही थी। बाद में मेरी समझ में आया कि दरअसल वे निजी जीवन में भी काफी आजाद ख्याल की रही होंगी। लेखिका कहती हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि उनका व्यक्तिगत जीवन जो था उसमें भी वह कुछ स्वतंत्र विचार की ही रही होंगी। ठीक है, उन्होंने नाना की जिंदगी में कोई दखल नहीं दिया, न उसमें साझेदारी की, पर अपनी जिंदगी को अपने ढंग से जीती जरूर रही। कहते हैं कि नाना की जिंदगी में वे दखल नहीं दी, लेकिन अपनी जिंदगी वह स्वतंत्र ढंग से जीती रही। पारंपरिक घरेलू उबाऊ और खामोश जिंदगी जीने में आज के हिसाब से क्रांतिकारी चाहे कुछ न रहा हो, दूसरे की तरह जीने के लिए मजबूर न होने में असली आजादी कुछ ज्यादा ही थी। क्या कहते हैं कि आज के हिसाब से क्रांतिकारी चाहे कुछ न रहा हो, दूसरे की तरह जीने के लिए मजबूर न होने में असली आजादी कुछ ज्यादा ही थी। यानी क्रांतिकारी स्वभाव भले ही नहीं हो, लेकिन मजबूर की भी जिंदगी उन्होंने कभी नहीं जी थी। खैर, इस तरह मेरी माँ की शादी ऐसे पढ़े लिखे होनहार लड़के से हुई जिसे आजादी के आंदोलन में हिस्सा लेने के अपराध में ICS के इम्तिहान में बैठने से रोक दिया गया था। उनकी नानी की इच्छा के मुताबिक ही लेखिका की माँ की शादी हुई, और ऐसे लोगों से हुई शादी जो कि आजादी के आंदोलन में हिस्सा लिए थे। इसी अपराध में उन्हें ICS की परीक्षा में बैठने नहीं दिया गया था। जिसकी जेब में पुश्तैनी पैसा धेला एक नहीं था। माँ बेचारी अपनी माँ और गांधी जी के सिद्धांतों के चक्कर में सादा जीवन जीने और ऊंचे ख्याल रखने पर मजबूर हुई। इनकी माँ जो थी वह भी गांधी जी के विचारों से चलती थी। हाल उनका यह था कि खादी की साड़ी उन्हें इतनी भारी लगती थी कि कमर चनका खा जाती। रात रात भर जागकर वे उसे पहनने का अभ्यास करती। कहती हैं कि लेखिका की माँ जो थी वह बहुत दुबली पतली थी। खादी का कपड़ा थोड़ा मोटा होता है, फिर भी स्वदेशी कपड़ा होने के वजह से वो वही मोटी साड़ी, मोटे कपड़े वाली साड़ी पहनती थी, जिसको पहनने में उनको बहुत कष्ट होता था। साड़ी पहनने का उनको अभ्यास करना पड़ता था, जो कि रात रात भर वो करते रहती थी, जिससे दिन में शर्मिंदगी न उठानी पड़ी। यानी रात में साड़ी पहनने का अभ्यास करती थी। क्यों? कि दिन में किसी के सामने उन्हें शर्मिंदा ना होना पड़े। अगर साड़ी पहनने नहीं आया, दिन में कोई देख लेगा तो उपहास करेगा। इस वजह से वे कुछ ऐसी नाजुक थी कि उन्हें देखकर उनकी सास यानी मेरी दादी ने कहा था, हमारी बहू तो ऐसी है कि धोई पोंछी और छींके पर टांग दी। गनीमत यही थी कि किसी ने उन्हें छींके पर से उतारने की पेशकश नहीं की। कहने का मतलब हुआ, पहले भी मैं कह चुकी हूँ कि वह बहुत दुबली पतली थी, नाजुक थी, इसीलिए उनकी सास जो है सो ऐसा कहा करती थी। क्यों नहीं की? उसकी दो वजह थी। पहली यही कि हिंदुस्तान के तमाम बसिंदों की तरह उनके ससुराल वाले भी साहबों से खासे अभिभूत थे और मेरे नाना पक्के साहब माने जाते थे। बस जात से वे हिंदुस्तानी थे, बाकी चेहरे मोहरे रंग ढंग पढ़ाई लिखाई सब में अंग्रेज थे। कहती है लेखिका कि इनके नाना जो थे सो उनका ठाट बाट बिल्कुल साहब की तरह था, यानी कि वे जन्म से हिंदुस्तानी थे, लेकिन सभी वे उनका रहन सहन जो था सो अंग्रेज के ढंग का ही था। मजे की बात तो यह थी कि हमारे देश में आजादी की जंग लड़ने वाले ही अंग्रेजों के सबसे बड़े प्रशंसक थे। कहते हैं कि उस समय कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्हें की आजादी की लड़ाई लड़नी थी, फिर भी अंग्रेज की प्रशंसा करते थे। गांधी, नेहरू हो या मेरे पिताजी,
के घर वाले भले लड़का आजादी की लड़ाई लड़ते, जेब खाली और शोहरत सिर करता रहे। दबदबा उसके साहब ससुर का ही था। एक आन बान शान वाले साहब ने उनके सिर फिरे लड़के को अपनी नाजुक जान लड़की सौंपी। उससे रोमांचक क्या कोई परिकथा होती। नानी की सनक भरी आखिरी ख्वाहिश और नाना की रजामंदी वे रोमांचक उपकथाएं थी जो कहानी के तिलिस्म को और गाढ़ा बना चुकी थी। यहाँ वो अपनी माँ के बारे में बताती हैं कि इतनी नाजुक लड़की थी जिसे कि आजादी के जुनून वाले लड़का से शादी कर दी गई। तभी तो वे हमेशा अपने देश के बारे में सोचते रहते थे। अपने देश की आजादी के लिए ये क्या कहते हैं, मान लिया जाए मोटा कपड़ा ही पहनना हो गया और सादा जीवन जीना हो गया, ये सब जो है सो इनकी माँ को करना पड़ता था। क्यों करना पड़ता था? क्योंकि आजादी के सिपाही थे उनके ये लेखिका के पिताजी। तो वही कहती है लेखिका कि यह हमारी नानी के चलते ऐसा हुआ था। दूसरी वजह माँ की अपनी खासियत थी। उनमें खूबसूरती, नजाकत, गैर दुनियादारी के साथ ईमानदारी और निष्पक्षता कुछ इस तरह घुली मिली थी कि वे परिजात से कम जादुई नहीं मालूम पड़ती थी। कहते हैं कि खूबसूरती, नजाकत, गैर दुनियादारी के साथ, यानी खूबसूरती, नजाकत तो था ही उनमें, गैर दुनियादारी के साथ ईमानदारी और निष्पक्षता, यानी दुनियादारी की बातों को लेकर के, समाज की बातों को लेकर के चलना, और ईमानदारी का स्वभाव, निष्पक्षता यानी किसी के पक्ष विपक्ष में नहीं पड़ना, ये सब गुण उनकी माँ में था। उनसे ठोस काम करवाने की कोई सोच भी नहीं सकता था। हाँ, हर ठोस और हवाई काम के लिए उनकी जवानी राय जरूर मांगी जाती थी। कोई भी ठोस काम अगर करवाना होता था तो उनसे मौखिक राय ली जाती थी और पत्थर की लकीर की तरह निभाई भी जाती थी। और उनकी माँ ने जो कह दिया उनके हुक्म को कोई टालता नहीं था। मैंने अपनी दादी को कई बार कहते सुना था, हम हाथी पे हल न जुतवाया करते, हम पे बैल हैं। हम हाथी पे हल नहीं जुतवाया करते, हम पे बैल हैं। बचपन में ही मुझे इस जुमले का भावार्थ समझ में आ गया था जब देखा था कि हम बच्चों की ममतालु परवरिश के मामले में माँ के सिवा घर के सभी प्राणी मुस्तैद रहते थे। ममतालु परिवेश के मामले में, ममतालु मतलब ममता भरी माहौल में माँ के सिवा घर के सभी प्राणी मुस्तैद रहते थे। दादी और उनकी जिठानियां ही नहीं, खुद मर्द जात पिताजी भी। सिर्फ दादी और उनकी जेठानी यानी बड़ी गोतनी जो उनकी हुई, सिर्फ वही नहीं बल्कि उस घर के मर्द जो थे वे भी तत्पर रहते थे। पर ठोस काम न करने का यह मतलब नहीं था कि माँ को आजादी का जुनून कम था। ऐसा नहीं था कि माँ ठोस काम नहीं करती थी तो उनमें आजादी का जुनून नहीं था, वह भरपूर था और अपने तरीके से वे भरपूर निभाती रही थी। अपने माँ के बारे में कहती हैं कि उनके दिल में आजादी का जुनून था और जिसे वह निभाती भी थी। जाहिर है जब जुनून आजादी का हो तो उसे निभाना भी आजादी से चाहिए। जिस चीज से पूछकर उसके तरीके से नहीं, खुद अपने तरीके से। हमने अपनी माँ को कभी भारतीय माँ जैसा नहीं पाया। लेखिका यहाँ कहती है कि मेरी माँ जो थी सो भारतीय माँ की तरह नहीं थी। न उन्होंने कभी हमें लाड़ किया, न हमारे लिए खाना पकाया और न अच्छी पत्नी बहू होने की सीख दी। भारतीय नारी क्या होती हैं? वे बच्चों को का लालन पालन करती हैं, बच्चों के प्रति वत्सल भाव रखती हैं और एक पत्नी बहू का आदर्श निभाती हैं। लेकिन इनकी माँ में इन गुणों का अभाव था। कुछ अपनी बीमारी के चलते भी वे घर बार नहीं संभाल पाती थी, तो उनका स्वास्थ्य जो था सो कुछ खराब रहता था, इसलिए वो घर का काम नहीं संभाल पाती थी। ये सारी काम उनसे नहीं हो पाता था। उसमें ज्यादा हाथ उनकी अरुचि का था और खास बात तो यह थी कि उनकी रुचि भी उन कामों में नहीं लगती थी। उनका ज्यादा वक्त किताबें पढ़ने में बीतता था, बाकी वक्त साहित्य चर्चा में या संगीत सुनने में। और वे
सब बिस्तर पर लेटे लेटे किया करती थी। फिर भी जैसा मैंने कहा था, हमारे परंपरागत दादा दादी या उनकी ससुराल के अन्य सदस्य उन्हें ना नाम धरते थे, ना उनसे आम औरत की तरह होने की अपेक्षा रखते थे। क्या कहते हैं कि इनकी माँ से कोई खास अपेक्षा नहीं रखते थे। उनमें सबकी इतनी श्रद्धा क्यों थी? जबकि वह पत्नी, माँ और बहू के किसी प्रचारित कर्तव्य का पालन नहीं करती थी। लेखिका कहती हैं कि जब वो अपना किसी कर्तव्य का पालन नहीं करती थी, फिर भी उनके प्रति लोगों की श्रद्धा क्यों थी? साहबी खानदान के रोब के अलावा मेरी समझ में 2 कारण आए। अब लेखिका कहती हैं कि साहबी खानदान का रोब तो उनमें था ही, उसके अलावे मेरे समझ में और 2 कारण आता है। क्या था? वे कभी झूठ नहीं बोलती थी और वे एक ही गोपनीय बात को दूसरे पर जाहिर नहीं होने देती थी। अगर कोई गोपनीय बात है, तो उसे वह किसी से कहती नहीं थी, उस बात को वह गुप्त ही रखती थी। पहले के कारण उन्हें घर वालों का आदर मिला हुआ था, दूसरे के कारण बाहर वालों की दोस्ती। और यही कारण था कि घर वाले उन्हें आदर की दृष्टि से देखते थे और बाहर वाले भी दोस्ती रखते थे उनसे, क्योंकि सबों के राज को वह छुपा के रखती थी। आइए आगे देखते हैं। इस अवतरण में लेखिका ने स्पष्ट किया है कि ईमानदारी और मितभाषिता के कारण मेरी माँ को घर और बाहर दोनों जगह आदर प्राप्त था। बचपन में भी हमारे घर में किसी की चिट्ठी आने पर कोई उससे यह नहीं पूछता था कि उसमें क्या लिखा है, भले वह एक बहन की दूसरे के नाम क्यों न हो। हमारे घर सभी को, चाहे वह छोटा बच्चा हो या बड़ा बुजुर्ग, अपने ढंग से जीवन जीने की आजादी थी। दूसरी ओर परदादी के पास 2 से ज्यादा धोतियां यदि हो जाती तो वे एक को दान कर दिया करती थी। अब देखिए यहाँ लेखिका क्या बताती हैं, उनके घर का कैसा माहौल था। तो ईमानदारी का माहौल था। किसी की चिट्ठी को कोई नहीं पूछता था कि उसमें क्या लिखा हुआ हो, चाहे वह बहन की ही चिट्ठी क्यों ना हो। और मितभाषिता यानी अच्छी बोली, तो इनकी माँ की बोलचाल जो थी वह बहुत अच्छी थी, इसके वजह से भी उनको आदर मिला करता था। और कहते हैं कि अपने इसी स्वभाव के चलते हुए भगवान के मंदिर में जाकर खुलेआम मन्नत मांगती थी, मेरी पतोहू को कन्या हो, जबकि ऐसा नहीं था। मेरे खानदान में पहले लड़कियां नहीं थी, ईश्वर ने कुछ ऐसा किया कि लगातार 5 कन्याएं इस घर में पैदा कर दी। अब लेखिका कहती हैं कि माँ के स्वभाव को देख करके दादी कहती हैं मंदिर में जाकर कि मेरी पतोहू को अगर बच्चा हो तो पहली कन्या ही हो। ऐसा क्यों कहती हैं कि लेखिका की जो दादी है उनको लगता है कि जब मेरी बहू इतनी अच्छी है तो इसकी कन्या भी उतनी ही अच्छी होगी, इसलिए भगवान से मांगती है कि मुझे कन्या हो। कोई भी चाहता है कि बच्चा अगर हो तो वह लड़का हो या लड़की हो, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। वह अच्छा होना चाहिए, उसका विवेक अच्छा होना चाहिए, उसका व्यक्तित्व अच्छा होना चाहिए। अब कहती है लेखिका कि परिवार की सुनी हुई नामी चोर माँ जी कथा को याद कर वर्णन किया है कि कभी किसी समय हवेली के सभी मर्द बाहर बारात में गए थे। अब देखिए इसमें एक कहानी है कि शादी के समय में क्या होता है कि मर्द लोग बारात चले जाते हैं और घर पर सिर्फ स्त्रियां ही रहती हैं। तो उस समय क्या होता है कि स्त्रियां घर में नाच गान वगैरह सब करती हैं। तो ऐसा ही कुछ लेखिका के घर में भी हुआ था। किसी की शादी थी, उसमें मर्द लोग सभी बारात चले गए थे और सिर्फ स्त्रियां थी और स्त्रियां सभी नाच गान में व्यस्त थी। उसी समय क्या होता है कि एक चोर घर में घुस आता है और उसके बाद क्या करता है कि सुनिए, चोर जब घर में घुसता है तो उसकी मुलाकात सबसे पहले किससे होती है? वो चोर जो है सो माँ जी के रूम में चला जाता है और उसका आहट पाकर ही क्या करती है माँ जी, पानी मांगती है। पानी पिलाने के लिए चोर को
कहती हैं। उसके बाद चोर कहता है, उसने कहा कि मैं चोर हूँ। पूछे कि कौन है आप? तो बोला चोर कि मैं चोर हूँ। फिर भी वो कहती रही कि मुँह हाथ धो लो और हाथ धो लो और मुझे पानी ला करके दे दो। और चोर ने पानी ला करके दिया। पानी जब पिलाया इनको, तो ये क्या कहती हैं कि तुमने मुझे पानी पिलाया तो इस अथी से तुम मेरा बेटा हो गया। अब बोलो तुम क्या करोगे? चोरी करोगे या खेती करोगे? तो ऐसी कहानी है चोर और इनकी माँ की। तो इससे क्या होता है कि उसकी मानसिकता जो है सो चोर की बदल जाती है और उस दिन से वह चोरी करना छोड़ देता है। आगे देखिए क्या होता है। उसने कहा कि मैं चोर हूं, तक भी वे कहती रही कि हाथ धो लो और पानी लेते जाओ। माँ जी ने उसी से पानी मंगवाया, उसे भी आधा पिलाया और सीख दी कि तू मेरा बेटा हो गया। अब चाहे चोरी कर या खेती, चोर भी जैसे फंस गया और चढ़ गया माँ जी के हत्थे। अब कहते हैं, अब खानदानी विरासत कहिए या जीवाणुओं का प्रकोप, उन दो सनकी बुढ़ियों के बीच मैं अच्छी फंसी। एक तरफ माँ जी के चलते अपने लड़की होने पर कोई हीन भावना मन में नहीं उपजी, दूसरी तरफ नानी के चलते देश की आजादी को लेकर नाहक रोमानी ही रही। 15 अगस्त 1947 को जब देश को आजादी मिली, या कहना चाहिए जब आजादी पाने का जश्न मनाया गया, तो दुर्योग से मैं बीमार थी। जब आजादी का जश्न मनाया जा रहा था तो उस समय लेखिका बीमार थी। उन दिनों टाइफाइड खासा जानलेवा रोग माना जाता था। इसलिए मेरे तमाम रोने धोने के बावजूद डॉक्टर ने मुझे इंडिया गेट जाकर जश्न में शिरकत करने की इजाजत नहीं दी। बहुत रोई धोई लेखिका, फिर भी डॉक्टर इनको इंडिया गेट जाने का इजाजत नहीं दिया। डॉक्टर अपने नाना के परम मित्र थे। डॉक्टर साहब जो थे इनके नाना के परम मित्र थे, उनसे ज्यादा नाना थे। इसलिए हमारे पिताजी जो बात बात पर सत्ताधारियों से लड़ते फिरते थे, चुप्पी साध गए। मैं बदस्तूर रोती कलपती रही। क्या कोई बच्चा इकलौती गुड़िया के टूट जाने पर रोया होगा? मेरी उम्र तब 9 बरस की थी, इतनी छोटी नहीं कि गुड़िया से बहलती और इतनी बड़ी नहीं कि डॉक्टरी तर्क समझती। तंग आकर पिताजी मुझे ब्रदर्स कारामजो उपन्यास पकड़ा दिए। किताबें पढ़ने का मुझे मिराक था। सो जब कुछ देर बाद मैंने देखा कि पिताजी को छोड़कर घर के बाकी सब प्राणी पलायन कर चुके थे और पिताजी दूसरे कमरे में बैठे अपनी किताब पढ़ रहे थे, तो रोना धोना छोड़कर मैंने भी किताब खोल ली। लेखिका जब नहीं मान रही थी जाने के लिए, रो रही थी, बहुत रोई बहुत रोई। तो इनकी उम्र उस समय थी 9 वर्ष की, जो कि डॉक्टर का तर्क भी नहीं समझती थी और बहला देने के बाद बहल भी नहीं सकती थी। इसलिए इनके पिताजी ने क्या किया कि इनको किताब ला करके थमा दिया, क्योंकि लेखिका को किताब पढ़ने का शौक था। तो किताब देखते ही इनका मन जो है सो बदल गया और यह भूल गई रोना धोना। सभी लोग चले गए थे, इनके पिताजी सिर्फ घर पर थे। ये जाकर देखती हैं कि इनके पिताजी भी किताब खोल करके पढ़ रहे हैं, तो ये भी किताब पढ़ने में लग जाती है। एक बार शुरू कर लेने पर उसने मुझे इतनी मोहलत नहीं दी कि दोबारा रोना शुरू करूं या कोई और काम पकड़ूं। कहते हैं कि जब एक बार किताब खोल लिए तो मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं दोबारा रोना शुरू करूं। उस वक्त ब्रदर्स कराम जो मुझे देने में क्या तुक थी, तब मेरी समझ में नहीं आया। किताब कितनी समझ में आई वो अब तक नहीं जानती, क्योंकि उसके बाद इतनी बार पढ़ी, सारे पाठ आपस में गड्ढम गड्ढ हो गए। कहने का मतलब कि उसके बाद से मैंने इतनी किताबें पढ़ी कि सारे पाठ एक दूसरे से मिलता जुलता हो गए। याद ही नहीं है कि उसमें क्या लिखा हुआ था, ऐसा लेखिका कह रही हैं। उसका एक अध्याय जो बच्चों पर होने वाले अनाचार अत्याचार पर था, मुझे पहली बार में ही लगभग कंठस्थ हो गया था। क्या कहती हैं कि उसका एक अध्याय था जो बच्चों पर होने वाले अनाचार अत्याचार पर था। वह अध्याय जो है सो लेखिका को एक ही बार में कंठस्थ हो गया, यानी याद हो गया। उम्र के हर पड़ाव पर वह मेरे साथ रहा और मेरे लेखन के एक महत्वपूर्ण भाग को प्रभावित करता रहा। लेखिका कहती हैं उस कहानी से ये इतनी प्रभावित हुई कि
उसका इतना प्रभावित हुई कि जब भी ये लेखन का कार्य करती थी तो उससे प्रभावित हो जाती थी। और जादू का कालीन मेरा नाटक नहीं, वो 3 किलो की छोरी जैसी कहानियां वो कठगुलाब उपन्यास के कई अंश इन्होंने लिखा था। माँ जी की मन्नत का असर रहा होगा कि मैं ही नहीं, मेरी चारों बहनें भी लड़की होने के नाते किसी हीन भावना का शिकार नहीं हुई। नानी माँ और परदादी की परंपरा बरकरार रखते हुए लीक पर चलने से भी इनकार किए रहे। कहती हैं कि माँ जी की मन्नत का ही असर था कि हम लोग लगातार 4 बहन हुए, लेकिन किसी के मन में कोई हीन भावना नहीं हुई। मन्नत मांगने के बाद ये लोग जो थे सो लगातार 4 बहनें पैदा हुई। पहली लड़की जिसके लिए मन्नत मांगी गई थी वह मैं नहीं, मेरी बड़ी बहन मंजुल भगत थी। इनकी बड़ी बहन का नाम क्या था? मंजुल भगत। घर का नाम उनका था रानी, बाहर का मंजुल। मंजुल भगत क्योंकि लिखना शादी के बाद शुरू किया और अपना नाम बदलकर पति का ग्रहण करने में कोई हीन भावना आड़े नहीं आई, इसलिए पैदाइशी जैन नाम छोड़ भगत बनी। यानी बाद में उनका नाम क्या हो गया? मंजुल भगत। या शादी के बाद वो अपना नाम बदल ली। दूसरे नंबर पर मैं थी। लेखिका बताती हैं कि मैं दूसरे नंबर पर थी। घर का नाम उमा, बाहर का मृदुला। मैंने भी शादी के बाद लिखना शुरू किया तो सो बतौर लेखिका नाम चला मृदुला गर्ग। ये शादी के बाद लेखन कार्य शुरू कर देती हैं तो इनका नाम क्या हो गया बदल करके? मृदुला गर्ग। यानी अपने नाम के साथ इन्होंने टाइटल लगा लिया। मुझे याद है जब हमने लिखना शुरू किया उससे कुछ पहले नारीवाद का चलन हुआ था। शादी के बाद नाम न बदलने का रिवाज उसी ने चलाया था। मनु भंडारी का हवाला देकर हमसे पूछा भी जाता था कि आप लोग इतनी पोंगापंथी घर घुस्सू क्यों हो? इनसे पूछा जाता था कि आप घर घुस्सू क्यों हो? क्योंकि ये जो भी काम करती थी अपने घर से ही किया करती थी। घर में बैठ करके ही लेखन कार्य करती थी, इसलिए लोगों के नजर में ये घर घुस्सू मानी जाती थी। नाम क्यों बदला? हमारे पास इसका कोई ढंग का जवाब नहीं होता था। अब भी नहीं, पर नाम बदलने से अपने व्यक्तित्व का कोई नुकसान होते मैंने नहीं देखा। पूछने को तो पिताजी से लोग यह भी पूछते थे, 5 बेटियों से आपका मन नहीं भरा जो हर बेटी के 2-2 नाम रख छोड़े हैं? समाज में उस समय उपहास होता था क्योंकि ये 5 बहनें थी और 2-2 नाम सबका था। तो लोग इनके पिताजी से क्या कहा करते थे कि 5 बेटी से मन नहीं भरा जो 2-2 नाम रख दिए। मुझसे छोटी बहन का घर का नाम है गौरी और बाहर का चित्रा। वह नहीं लिखती, उसका कहना है वह इसलिए नहीं लिखती क्योंकि घर में कोई पढ़ने वाला भी तो चाहिए। उसकी बहन चित्रा जो थी कुछ मजाकिया टाइप की थी। वो क्या कहती हैं कि मैं नहीं लिखूंगी क्योंकि घर में कोई पढ़ने वाला भी तो चाहिए। तुम लोग सब लिखते ही रहती हो तो पढ़ेगा कौन? खैर उसके बाद जब चौथी 5वीं बेटियां पैदा हुई तो पिताजी ने इतनी बात जमाने की सुना कि उनका एक एक नाम ही रखा, रेणु और अचला। 5 बहनों के बाद एक भाई हुआ, राजीव। मजे की बात यह है कि बीच की 2 बहनें ही लेखन से बची रही। अचला और राजीव फिर उसमें जा फंसे। अचला मुझसे 8 साल छोटी है और वक्त के बदलाव की लाज रखते हुए अंग्रेजी में लिखती है, पर राजीव फिर हिंदी के हवाले। क्या कहती हैं कि उनकी बहन अचला जो है सो इंग्लिश में लिखती है, लेकिन राजीव जो है सो हिंदी ही लिखता है। हम 4 लिखते हैं और तमाम खानदान हमें पढ़ता है। क्या कहती है लेखिका कि हम 4 बहनें लिखने वाली हैं और मेरा खानदान जो है सो तमाम खानदान सिर्फ पढ़ता ही है, यानी कि वे लोग लेखन कार्य नहीं करते हैं। मेरी ससुराल में मुझे कोई नहीं पढ़ता। इस तथ्य को हजम करने में मुझे काफी वक्त लगा, फिर उसके फायदे भी नजर आने लगे। कम से कम घर के भीतर तो मुझे हिंदी आलोचना बुद्धि से 2-4 नहीं होना पड़ता। खैर
मैं अपनी नहीं उन अदेवियों की बात कहना चाहती हूँ जो परदादी की मन्नत के नतीजतन धरती पर आई और लेखक नहीं बनी। कहती हैं लेखिका कि मैं अपने उन अदेवियों की बात करना चाहती हूँ जो परदादी के मन्नत के बदौलत धरती पर आई और लेखिका नहीं बनी, यानी लेखन कार्य जिन्होंने नहीं किया। उन्हें सांस लेने की जरूरत कुछ ज्यादा हो समझ में आता है। जैसा मेरे पिताजी ने एक बार मंजुल से कहा था, कोई दम नहीं घुटता, सांस लेने की जरूरत है ज्यादा है। पर यहाँ तो हम शेर तो गैर लेखिका बहने सवा से। चौथे नंबर वाली रेणु का आलम यह था कि गर्मी की दोपहरी में स्कूल से वापसी पर जब गाड़ी उसे और उससे छोटी बहन अचला को बस अड्डे से लेने जाती तो रेणु उसमें बैठने से इनकार कर देती। उसका कहना था कि यूं थोड़ा सा रास्ता गाड़ी में बैठकर तय करना सामंतशाही का प्रतीक था, जो शायद था, पर शायद साथ ही पिता के अतिरिक्त लाड़ का भी और रसोइये को खाना खिलाकर जल्दी फारिग करने की लाचारी का भी। माँ तो सब चीजों से उदासीन रहती थी, पर पिता काफी कोड़ते भूनते जब देखते कि अचला गाड़ी में बैठी चली आ रही है और रेणु पीछे पीछे पसीने में तरबतर खरामा। यहाँ लेखिका जो है सो अपनी दोनों बहन के बारे में कहती हैं कि उनकी बहन अचला जो है सो बस में बैठ करके आती है स्कूल से और रेणु जो है सो पैदल चली आती है। यहाँ दोनों के विचार की तुलना करती है लेखिका और कहती हैं कि एक बहन जो गाड़ी में बैठ करके आती है उनके बारे में रेणु जो है सो कहती है कि वह सामंत शाही प्रवृत्ति की है, इतनी कम दूरी में बस पर बैठ करके क्या जाना, और इसी के चलते रेणु जो है सो पैदल चलती है। पिताजी जब देखते हैं तो वे गुस्सा हो जाते हैं यह देख करके कि एक बहन जो है सो बस से आ रही है और दूसरी पैदल आ रही है, तो पैदल वाली को देख करके उन्हें गुस्सा होता था। बचपन में एक बार चुनौती दिए जाने पर उसने जनरल थिमैया को पत्र लिखकर उनका चित्र मंगवा लिया था, जो एक मोटरसाइकिल सवार जवान आकर उसके हाथ में दे दिया था। पड़ोस में उसका रुतबा काफी बढ़ गया था। गाड़ी में बैठने के साथ उसे इम्तिहान देने से भी परहेज था। स्कूल तो जैसे तैसे पास कर लिया, पर जब बीए का इम्तिहान देने की कही बारी आई तो वह अड़ गई। पहले मुझे समझाओ कि बीए करना क्यों जरूरी है। जब मैं इम्तिहान दूंगी अगर मुझे यकीन आ गया कि हाँ कोई फायदा है, वरना नहीं। अब लेखिका कहती है उस बहन के बारे में कि वह इतनी अक्खर स्वभाव की थी कि पढ़ना भी नहीं चाहती थी, अगर पढ़ रही है तो इम्तिहान देना नहीं चाहती थी और कहती थी कि पहले हमको ये बताओ कि इस इम्तिहान को देने से क्या फायदा है, तभी मैं इम्तिहान दूंगी। इम्तिहान मतलब परीक्षा होता है। हमने तरह तरह के तर्क दिए। माँ ने कहा पिताजी से पूछो। लेखिका जो है सो उसको समझाती हैं, लेकिन माँ कह देती है कि पिताजी से ही पूछो। माँ अपने माथे का बला टाल देती हैं और कहती हैं कि पिताजी से जाकर के पूछो। पिताजी ने कहा नौकरी कर पाओगी। पिताजी समझाते हैं कि बीए का परीक्षा पास करोगी तो नौकरी कर पाओगी, शादी कर पाओगी, लोग इज्जत से देखेंगे, वगैरह वगैरह, जो भी फायदे हैं पढ़ाई के सब पिताजी बताते हैं। कोई तर्क विश्वसनीय नहीं लगा, लेकिन कोई तर्क उस लड़की को विश्वसनीय नहीं लगा, न रेणु को न खुद उन्हें। आखिर उन्होंने उसी कुतर्क का सहारा लिया जो युगों से माँ बाप के काम आता रहा। कहा बीए करो क्योंकि मैं कह रहा हूँ, करो। रेणु ने बीए कर तो लिया, पर सिर्फ पिता की खुशी के लिए। कहती है क्या कि कहा बीए करो तो कर रहा हूँ, क्योंकि वह कहती है कि क्योंकि माँ जी पिताजी की यह आज्ञा है, इसलिए मैं बीए कर ली, सिर्फ पिताजी की खुशी के लिए। यानी पास होने लायक नंबर लाकर सच बोलने में वह माँ से भी 2 कदम आगे है। यानी कि वह सत्यवादी है, सच बोलती है, झूठ का सहारा नहीं लेती है। गनीमत यह कि आधा समय उसके सच सुनकर लोग सोचते हैं वह मजाक कर रही होगी, इसलिए बिना मेहनत वह लोगों को हंसाए रख लेती है। आज भी उसे कोई इत्र भेंट करता है तो वह कहती है नहीं चाहिए, मैं तो नहाती हूँ। क्या कहती है लेखिका? गनीमत यह है कि आधा समय उसके सच सुनकर लोग सोचते हैं, जब वह सच बोलने लगती है तो लोग
सोचते हैं उस पर, और वह बहुत मजाकिया स्वभाव की है। वह कौन? वह तो लेखिका की जो वह बहन है। तो क्या कहती है जब कोई इत्र देता है उन्हें, तो वो कहती हैं कि मैं तो डेली नहाती हूँ। यानी कि उनके कहने का मतलब है जो नहीं नहाता है वो अपने शरीर की बदबू को छिपाने के लिए इत्र लगाता है। मैं नहाती हूँ तो इत्र क्यों लगाऊंगी? उनके कहने का मतलब हो गया कि लोग अपने शरीर की बदबू छुपाने के लिए इत्र लगाते हैं, शौक के लिए नहीं लगाते हैं। तीसरे नंबर पर चित्रा है। वह कॉलेज पढ़ने तो जाती थी, पर खुद पढ़ने से ज्यादा दिलचस्पी औरों को पढ़ाने में रखती थी। अजीब 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 तरह की बहनें हैं इनकी। कहती हैं कि तीसरे नंबर पर जो चित्रा थी वह जाती तो थी कॉलेज, लेकिन